यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, इस कहानी का हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और पूरा सुनें, क्योंकि यह कहानी सुनने में आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के दो पुत्र थे, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम विक्रम था। खेती बाड़ी करते हुए उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। सभी आराम और चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है। वह उनसे कहता है, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ सोने की मुद्राएं इकट्ठा की थीं, जिन्हें मैंने घर के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। दोनों बेटे वादा करते हैं कि वे पिता की बात मानेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ समय बाद ही वह बूढ़ा किसान अपने प्राण त्याग देता है। छोटे भाई राहुल को अपने पिता के जाने का बहुत दुख होता है। दोनों भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन बड़े भाई विक्रम को अपने पिता के मरने का कोई दुख नहीं होता। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सोने की मुद्राएं ही घूम रही होती हैं। उस रात विक्रम को नींद नहीं आती। वह बार बार करवट बदलता रहता है। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि राहुल के उठने से पहले उसे सोने की मुद्राएं निकाल लेनी चाहिए। वह जमीन खोदने का सामान उठाता है और घर के पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। कुछ ही क्षणों में वह जमीन खोदकर सोने की मुद्राएं निकाल लेता है। सोने की मुद्राओं को देखकर वह बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब उसे जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह सोने की मुद्राओं को दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ देता है और घर वापस आकर सो जाता है। सुबह होती है और छोटा भाई राहुल विक्रम को जोर जोर से आवाज लगाकर उठाता है। वह कहता है, भैया जल्दी उठो, हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई है और सारी सोने की मुद्राएं गायब हैं। लगता है कोई चोर हमारी सारी मुद्राएं चुरा कर ले गया है। विक्रम कहता है, अरे क्या बोल रहे हो भाई, चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां जमीन खुदी हुई पड़ी होती है। राहुल कहता है, भैया अब क्या करें, मेरे विचार से हमें राज दरबार में जाकर सूचना देनी चाहिए। विक्रम कहता है, ठहरो राहुल, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि चोर कौन है। राहुल चौंक जाता है और पूछता है, भैया क्या आप जानते हैं कि वह चोर कौन है? विक्रम कहता है, वह चोर तुम ही हो। राहुल हैरान होकर कहता है, भैया आप क्या कह रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। विक्रम कहता है, फालतू बोलो मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन मुद्राओं के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। राहुल दुखी होकर कहता है, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। राहुल दुखी मन से घर छोड़कर चल पड़ता है। वह सोचता है कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भाई ने उसके साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। वह चलते चलते एक बड़ी चट्टान के ऊपर बैठ जाता है। रात हो चुकी होती है और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ होता है। राहुल सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। वह सुनता है कि 3 आदमी वहां पर बैठे हैं और सोने की मुद्राओं का बंटवारा कर रहे हैं। राहुल को समझते देर नहीं लगती कि ये तीनों चोर हैं। तभी अचानक राहुल का पैर फिसल जाता है और वह उन चोरों के बीच में जाकर गिर पड़ता है। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ दिखाई नहीं देता और वे डर के मारे भाग जाते हैं। राहुल उनके छोड़े हुए सोने की मुद्राओं को देखकर खुश होता है, लेकिन फिर सोचता है कि यह मुद्राएं चोरी की हैं, इसलिए इन्हें साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। वह उन मुद्राओं को एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है और रात भर वहीं रहता है। सुबह होती है और राहुल अपने रास्ते पर चल पड़ता है। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार उससे कहता है, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकालकर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। राहुल कहता है, भाइयों मैं तो खुद ही मुसीबत में हूं,
मेरे पास धन कहां से आएगा? लुटेरों का सरदार कहता है, ये झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब राहुल के पास कुछ नहीं मिलता तो सरदार क्रोध से चिल्लाता है और कहता है, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। राहुल के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है कि एक तरफ तो वह मुसीबत में था और अब डाकुओं के चंगुल में फंस गया है। डाकू राहुल को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां पहुंचकर राहुल डाकुओं के सरदार से कहता है, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लो तो मैं तुम्हें 8000 सोने की मुद्राओं का पता बता सकता हूं। सरदार कहता है, 8000 मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हम तुम्हारी शर्त मंजूर करते हैं। जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। राहुल कहता है, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां लेकर चलूंगा। सरदार कहता है, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई चालाकी मत करना। अगली सुबह राहुल डाकुओं को उस जगह पर ले जाता है जहां उसने सोने की मुद्राएं गाड़ी थीं। डाकू जमीन खोदकर मुद्राएं निकाल लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। वे मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने ठिकाने की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन राहुल के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही होती है। वह सोचता है कि यह मुद्राएं उसके काम आई हैं, लेकिन वह जल्द ही इन डाकुओं को पकड़वाने की योजना बना रहा होता है। कुछ समय बाद राहुल डाकुओं के सरदार से कहता है, सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूं। मेरी बूढ़ी मां बीमार है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सरदार राहुल को जाने की इजाजत दे देता है। राहुल घर जाने के बजाय राजा के महल की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह राजा से मिलता है और उन्हें डाकुओं के बारे में सारी जानकारी देता है। राजा राहुल की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे अपना सेनापति नियुक्त करता है। राहुल की योजना के अनुसार राजा के सैनिक डाकुओं के ठिकाने पर हमला करते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। डाकुओं को सजा सुनाई जाती है और राहुल को राजा की बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव मिलता है। राहुल राजा की बेटी से विवाह कर लेता है और कुछ समय बाद राजा का उत्तराधिकारी बन जाता है। इधर विक्रम, जो राहुल का बड़ा भाई था, वह अपने पिता की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर देता है। उसे जुआ और शराब की लत लग जाती है और वह गांव में बदनाम हो जाता है। वह गांव छोड़कर चला जाता है और चोर बन जाता है। एक दिन वह राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाता है, लेकिन राजा राहुल उसे पकड़ लेता है। राहुल उसे पहचान लेता है और उसे सजा सुनाता है। विक्रम का एक हाथ और एक पैर काट दिया जाता है और उसे देश से निकाल दिया जाता है। राहुल उसे देश की सीमा पर मिलता है और उसे कुछ सोने की मुद्राएं देता है। विक्रम राहुल से माफी मांगता है और दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर विदाई करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। राहुल की ईमानदारी और नेकी ने उसे राजा बना दिया, जबकि विक्रम के बुरे कर्मों ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार और नेक बनना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।